नमस्कार, खबर दिन भर देखना मेरे साथ। मैं हूं शंकर दत्तपंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। आतंकी फंडिंग के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी आज फिर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी हुई। एनआईए की टीम ने सुबह से ही कई राज्यों में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 8 राज्यों में 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। साथ ही कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। जिन राज्यों में छापेमारी की जा रही है उनमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात और असम शामिल हैं। तो ये आज की तस्वीरें हैं। वाराणसी, लखनऊ, गाजियाबाद, शामली, बुलंदशहर। पीएफआई पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पीएफआई पर एक के बाद एक जैसे ठिकाने जहां पर कार्रवाइयां हो रही हैं। और ये उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं जहां पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। 8 राज्यों में पीएफआई के 170 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो अब खैर नहीं आतंक के नाकाओं की, क्योंकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में छापे हुए हैं। तो टेरर फंडिंग के आरोप में पीएफआई पर यह एक्शन लगातार जारी है। पिछले दिनों भी आपने देखा होगा पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। तो 8 राज्यों में पीएफआई के 170 से ज्यादा सदस्य गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने करीब 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी गिरफ्तारियां हुई हैं अलग अलग राज्यों से। और यूपी के 8 जिलों में एटीएस की टीम ने छापेमारी की है। तो पीएफआई पर यह शिकंजा कसता हुआ लखनऊ में पीएफआई से जुड़े करीब 10 लोग हिरासत में लिए गए हैं। तो लखनऊ में भी हिरासत में लिए गए 10 लोग और लखनऊ के शहरी इलाकों से भी पीएफआई के मददगार पकड़े गए हैं। सीतापुर से भी पीएफआई के 2 सक्रिय सदस्य जिनको गिरफ्तार किया गया है। ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से ये गिरफ्तारियां हुई हैं। कर्नाटक की बात करें तो पुलिस ने पीएफआई के 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमाम ऐसे राज्य, मध्य प्रदेश में भी पीएफआई के 21 लोग हिरासत में लिए गए हैं। और महाराष्ट्र में पीएफआई के 6 समर्थकों को हिरासत में लिया गया है। तो इस तरह से पूरे देश में अलग अलग जगहों पर पीएफआई पर यह शिकंजा कसना शुरू हुआ है। और देश भर में बीते कुछ दिनों से लगातार पीएफआई के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। अब इस छापेमारी पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि पीएफआई के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई है। लोग सर्विलांस पर हैं। किसी भी स्थिति में प्रदेश में गैरकानूनी गतिविधियों की अनुमति नहीं देंगे। आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। हमारी सरकार लगातार ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी करती है जो जरा भी असामाजिक या गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त है। ये बहुत ही गंभीर सूत्रों से पता चला था कि इस प्रकार की कार्रवाई में लगातार लोग लगे हुए हैं। एटीएस ने कार्रवाई की है और बड़ी संख्या में धरपकड़ हुई है। लगातार अभी कार्रवाई जारी है। अभी भी सरकार ने लगातार सतर्कता बरतने की, निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। और नई दिल्ली के करणी सिंह स्टेडियम में 17 सितंबर से 24 सितंबर तक 45वीं उत्तर प्रदेश राज्य शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें गाजियाबाद में तैनात डीएसपी स्वतंत्र कुमार सिंह ने यूपी पुलिस का नाम रोशन किया। स्वतंत्र कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश राज्य शूटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर 5 मेडल अपने नाम किए। उन्होंने प्रतियोगिता में 6 अलग अलग श्रेणियों में हिस्सा भी लिया था। बता दें कि डीएसपी स्वतंत्र कुमार सिंह ने प्रतियोगिता के सिंगल ट्रैप, डबल ट्रैप और स्किट की कुल 6 श्रेणियों में हिस्सा लिया था। वहीं डीएसपी स्वतंत्र कुमार सिंह से हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी ने इसी मसले पर बातचीत की है। देखिए। गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्राधिकारी स्वतंत्र कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश राज्य शूटिंग चैंपियनशिप में लगातार 5वीं बार मेडल प्राप्त किया है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सर। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। जानना चाहेंगे 6 प्रतियोगिताएं और 5 मेडल, किस तरीके से मेडल प्राप्त हुआ और किस तरीके से ये गेम खेला जाता है, क्या कहेंगे?
देखिए, ये 45वीं उत्तर प्रदेश शूटिंग प्रतियोगिता थी जिसका आयोजन डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया था। इसमें जो भी राज्य स्तरीय शूटर थे, जो भी राज्य स्तरीय जिन लोगों के पास असाइंड थे, जो खिलाड़ी, वही प्रतिभाग इसमें कर सकते थे। तो लिहाजा मैं पहले से एक राज्य स्तरीय शूटर का मुझे मैं हूँ जो है, तो उससे जो है इस लिहाज से मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इसमें टोटल मेरा जो इवेंट था वो शॉटगन का इवेंट था। 12 बोर से ये खेला जाता है और इसमें टोटल 3 इवेंट थे। एक सिंगल ट्रैप था, पिजन शूटिंग, क्योंकि शूटिंग रेंज है और तमाम बच्चे जो हैं वो लगातार शूटिंग सीख रहे हैं, राइफल लेते हैं और तमाम जगह पर इंस्टीट्यूट जो है वो सिखाने में देखने में आया गाजियाबाद में कई जगह पे। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लगातार शूटिंग सीख रहे हैं? देखिए, कोई भी स्पोर्ट्स हो, सबसे ज़रूरी होता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। अगर आपके अंदर स्पिरिट है स्पोर्ट्स की तो आप कभी भी किसी भी दशा में हार नहीं मानेंगे और चीज़ों को हमेशा एक पॉजिटिव वे में देखेंगे। यही मेरा संदेश उन बच्चों के लिए कि कोई भी चीज़ हो, पार्टिसिपेट करना ज़्यादा ज़रूरी है। जीत हार स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए बहुत मायने नहीं रखती है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप कार्यरत हैं और योगी जी की पुलिस हैं आप, और जाहिर तौर पर बदमाशों के लिए खौफ बनी हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस, तो क्या कहेंगे, क्योंकि आपका सटीक निशाना है, क्या कहेंगे उन बदमाशों के लिए जो आवाम के हालातों को बिगाड़ते हैं? क्या लगातार उनका पुलिस का निशाना बदमाश बनेंगे, या पुलिस एक लगातार ये कहेगी कि भाई बदमाश अभी सुधर जाएं, नहीं तो उनकी जगह या तो पुलिस की गोली है या जेल है? जी, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि शासन की प्रथम प्राथमिकता है अपराध को समूल उन्मूलन यहाँ से उत्तर प्रदेश से, जिसमें कि हम काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे हैं। और जहाँ तक रह गई निशाने की बात, तो ये शुरू से हमारी पुलिस ट्रेनिंग में भी ये सिखाया जाता है कि हमें सेल्फ डिफेंस। अयोध्या में कल लता मंगेशकर चौक के उद्घाटन के मौके पर उनके परिवार समेत फिल्मी जगत की कई नामचीन हस्तियां शामिल होंगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सभी को निमंत्रण भेजा गया है। पीएम मोदी वर्चुअली तरीके से इस समारोह में हिस्सा लेंगे और चौक का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि लता मंगेशकर चौक का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। चौक के उद्घाटन समारोह के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। समारोह को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी, डीआईजी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और कई विभागों के अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया, उद्घाटन की तैयारियों का जायजा लिया। तो प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे, जो बताया जा रहा है। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और इसके अलावा बॉलीवुड के कई दिग्गज इस समारोह में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में विश्व पर्यटन दिवस पर टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल मौजूद रहे। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने यह कहा कि छत्तीसगढ़ के पर्यटन को विश्व मानचित्र पर लाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। साथ ही बघेल ने एक बड़ी घोषणा करते हुए राजीव गांधी मेतान क्लब के सदस्यों को पर्यटन संबंधी प्रशिक्षण दिलाने की बात कही। और खबर बताएं से जहां पर 5 फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है। शिक्षा विभाग में तैनात थे 5 शिक्षक। 5 शिक्षकों को सेवा समाप्ति का नोटिस दिया गया है। अंक पत्र और ऑनलाइन डाटा में अलग अलग अंक मिले। विभाग की जांच में खुलासा भी हुआ। महिला शिक्षिका ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। तो 5 फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई की खबर, जिसमें शिक्षा विभाग में बताया जा रहा है कि 5 शिक्षक तैनात थे। फर्जी तो नहीं कह सकते हैं। इनका 69,000 भर्ती के 5 टीचर हैं जिनके मिसमैचिंग ऑफ नंबर्स है। नंबर मार्कशीट में कुछ है, ऑनलाइन कुछ और भरे गए थे। तो ये प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में लंबित थे, वहीं से संज्ञान में आया।
और खबर मथुरा से, जहां पर एक साधु की संदिग्ध हालत में मौत से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मामला जैत गांव का है, जहां के प्राचीन चामड़ देवी मंदिर में एक साधु का शव संदिग्ध हालत में मिला। बताया जा रहा है कि मंदिर की जमीन पर कुछ लोगों की कब्जाने की मंशा थी, जिसके चलते साधु की हत्या की गई। ग्रामीणों ने जैत थाना समेत एसडीएम से भी इस पूरे मामले में शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। यहाँ से हुआ है, मंदिर था तो कम 2.5-3 साल पुराना, देवी मैया को इसमें न करी थी चामड़ जी। और उसके बाद मतलब जो है वही करके एक मंदिर बना था पीछे उसके जमीन पर ही काफी, तो मतलब जो है वही करके बनाई, तो बन के कम्प्लीट हो गई। तो इसने कमली ने वो सिंसिटी ने और वो मतलब जो है मंदिर तोड़ के फेंक दिया। कमली कहाँ के रहने वाले हैं? कमली जयंतगढ़। और वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। ब्रेक के बाद स्वागत आपका। बिहार के गया में नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने को लेकर लगातार छापेमारी अभियान जारी है। इसी कड़ी में छकरबंधा के जंगली एरिया में बांसड़ी और लदकिया पहाड़ी में सर्च अभियान चलाया गया। भारी मात्रा में विस्फोटक और कारतूस बरामद हुए हैं। जानकारी मिली है कि कुल 14 नामजद और 20 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज की गई है। तो नक्सली गतिविधियों को लेकर इस सर्च ऑपरेशन था। गया में भारी मात्रा में विस्फोटक और कुछ कारतूस बरामद किए गए हैं। तो 20 अज्ञात आरोपियों पर एफआईआर दर्ज है। और इससे पहले भी आपने देखा होगा जो सर्च अभियान चले उसमें कई ऐसी सामग्रियां मिली हैं और साथ ही साथ विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। एक बार फिर से नक्सली गतिविधियां जो बढ़ रही थी उनको लेकर ये सर्च अभियान चलाया गया और खुलासा हुआ कि भारी मात्रा में विस्फोटक और कारतूस बरामद हुए। और संभल में मासूम की रेप के बाद आग लगाकर हत्या करने वाले आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। 11 साल की मासूम को बंधक बनाकर पड़ोस के युवक ने रेप किया और मिट्टी का तेल कट्टी लेकर पहुंचा। युवक दोबारा मासूम के साथ रेप करने की धमकी देते हुए उसने मासूम पर मिट्टी का तेल डाला, उसे जलाकर मार डाला। पूरा मामला संभल के तत्कालीन थाना नखासा और वर्तमान थाना हजरत नगर गढ़ी क्षेत्र का है। तो रेप के बाद हत्या का ये पूरा मामला है। आरोपी ने बच्चे को जिंदा जला दिया और अब उम्र कैद की सजा हुई है। तो पॉक्सो कोर्ट ने सजा सुनाई है आरोपी को उम्र कैद की। एडीजे पॉक्सो कोर्ट में इसमें सुनवाई चल रही थी पिछले 4 सालों से, और पिछले काफ़ी लंबे समय से सारे गवाह वगैरह मेरे द्वारा इसमें परीक्षित कराए गए थे। राज्य सरकार की ओर से मेरे द्वारा इसमें पैरवी की जा रही थी। तो इसमें जो है आजीवन कारावास और 20,000 रुपये की अर्थदंड से दंडित किया गया। बिल्कुल मैं इनकी बात से सहमत हूँ। देखिए, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मैटर है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्भया हत्याकांड में अपना स्पष्ट राय दी है कि सजा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि समाज में जिसका एक संदेश जाए। एडीजे खबर आगरा से, जहां पर खनन माफिया और पुलिस में मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई है। एक खनन माफिया को गोली लगी है, हॉस्पिटल उसे पहुंचाया गया। घायल आकाश गुजर मुरैना का रहने वाला है। 12 खनन माफियाओं के साथ पुलिस की ये मुठभेड़ हुई है आगरा में, जहां पर एक खनन माफिया को गोली भी लगी है। घायल आकाश गुजर मुरैना का रहने वाला है जिसे गोली लगी है। तो खनन माफिया धड़ल्ले से अवैध तरीके से खनन करते हैं और कई बार तो पुलिस टीम पर ही हमला कर देते हैं। इस बार पुलिस ने कार्रवाई की है और मुठभेड़ हुई इसी दौरान कई जो ट्रैक्टर हैं वो जब्त भी किए गए हैं। तो एक खनन माफिया को गोली लगी है, उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। मुठभेड़ हुई थी पुलिस और खनन माफियाओं के बीच में। मुरैना का रहने वाला बताया जा रहा है जो शख्स जिसे गोली लगी है। दरअसल
खनन माफिया और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई, क्योंकि अवैध तरीके इसी तरह से अवैध खनन का एक कारोबार चलता है और जब पुलिस इसे रोकने की कोशिश करती है तो खनन माफिया बेखौफ होकर पुलिस पर हमला कर देते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई ट्रैक्टर जब्त कर लिए और एक खनन माफिया के पैर में गोली भी लगी है। जो पुलिस टीम वहाँ पे गश्त पे थी और उनको निर्देशित भी किया गया था, उनके द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। इसी बीच जो ट्रैक्टर पे बैठे लोग थे, लगभग 8-10 की संख्या थी, पुलिस टीम पर फायर किया गया और इसमें अपने बचाव में आरक्षी ने योगेश कुमार इसने फायर किया, जिसमें एक व्यक्ति को, जो कि ड्राइवर थे, उनको गोली लगी है। 2 गोली पैर में लगी है, एक थोड़ा ऊपर लगी है। अभी वो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और अभी हाल में लगभग 106 मुकदमे भी लिखे गए खनन माफियाओं के खिलाफ और साथ में लगभग 80 डंपर और ट्रैक्टर सीज हैं। जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में सेवा पखवाड़ा 2022 के तहत स्वच्छता गौरव सम्मान कार्यक्रम में स्वच्छता दूतों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पीएम स्वनिधि लाभार्थियों, स्वच्छता पर आयोजित निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के स्वच्छता दूतों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इनकी संकल्प शक्ति और प्रयासों ने राज्य में स्वच्छता का एक नया अध्याय लिखा है। ये प्रत्येक उत्तराखंड वासी के लिए गर्व का विषय है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में उन्होंने कहा कि हमारे शहरी क्षेत्र के 4 निकायों को महामहिम के द्वारा 1 अक्टूबर को सम्मानित किया जाएगा। तो सेवा पखवाड़ा का एक कार्यक्रम था जिसमें पहुंचे थे सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी, स्वच्छता दूतों को सम्मानित किया। अंकिता हत्याकांड पर सीएम धामी ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमारी सरकार में माननीय न्यायालय से अपराधियों को जल्द से सजा मिले, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निवेदन किया गया है। तो ट्वीट किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जल्द से जल्द बने, इसके लिए निवेदन हुआ है, क्योंकि अंकिता भंडारी हत्याकांड का ये पूरा मामला जो तूल पकड़ता हुआ जा रहा है, उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि उत्तराखंड में अमूमन इस तरह की घटनाएं कम देखने को मिलती थी, लेकिन इस घटना ने सबको झकझोर कर दिया। अब ट्वीट किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और लिखा है कि हमारी सरकार ने माननीय न्यायालय से अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिले, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निवेदन किया है। और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अंकिता हत्याकांड को एक दुर्घटना बताते हुए कहा कि इस प्रकरण में आरोपियों की नीयत साफ नहीं थी, जिसे अंकिता समझ नहीं पाई। हालांकि अंकिता के घर में भी थोड़ी दिक्कत थी, अभी उसकी उम्र भी छोटी थी, साथ ही जिम्मेदारी भी थी। इसके चलते अंकिता इन चीज़ों को भाप नहीं पाई, लेकिन पुलिस बेहतर ढंग से काम कर रही है। घटना क्या हम ये कह सकते हैं कि जैसा कम समय में सारी घटना घटित हुई, जो थोड़ा पिछले भी जो घटनाएं को सामने आ रही हैं मीडिया के माध्यम से, तो नीयत में ही खोट लगता है। इंटेंशन ही गलत थी, मुझे जहाँ तक मैं महसूस कर रहा हूँ। और इसलिए अंकिता के साथ जो कुछ हुआ, अंकिता इसको भाप नहीं पाई दुर्घटना। और जिला समाज कल्याण विभाग ने स्कूली बच्चों के माध्यम से नशा मुक्त अभियान चलाया। कार्यक्रम में अधिकारियों ने रामनगर के एमपी इंटर कॉलेज में नशे को रोकने से संबंधित पेंटिंग प्रतियोगिता रखी। इसके साथ ही स्कूली बच्चों को मुख्य अतिथियों ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। समाज कल्याण विभाग की तरफ से एमपी इंटर कॉलेज में नशा मुक्ति प्रोग्राम कराया जा रहा है, जिसमें बच्चों को निबंध लेखन, पेंटिंग और ऐसे की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें कि बच्चे
नशा मुक्ति के बारे में बताएंगे और इसके साथ साथ जो नशा मुक्ति है आपका, उसका शपथ समारोह होगा जिसमें बच्चों को शपथ दिलाई जाएगी कि वो नशे का बहिष्कार करेंगे और नशा मुक्ति के लिए आपका जागरूक अभियान चलाएंगे। और आज समाज कल्याण विभाग की तरफ से फतेहपुर जिले में छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरण कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राजस्थान कांग्रेस में चल रहे राजनीतिक घमासान एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह टूट चुकी है, बिखर चुकी है, कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। 2 राज्य बचे हैं, इस बार के चुनाव में वो भी खत्म हो जाएंगे। वहीं उन्होंने आजम खान द्वारा पुलिस की सुरक्षा वापस करने के सवाल पर कहा कि जो आदमी बिल्कुल खत्म होने के कगार पर, उसके लिए मैं क्या कह सकती हूं। सरकार की जिम्मेदारी है सुरक्षा देना, अब उस पर विश्वास न करना एक अलग विषय है। तरह टूट चुकी है, बिखर चुकी है, कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। 2 राज्य बचे हैं, अगले चुनाव में वो भी खत्म हो। तो आजम खां के विषय पर तो जो आदमी अब बिल्कुल खत्म होने की कगार पर, उसके लिए तो नहीं बोल सकती, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है सुरक्षा देना, अब उन पर विश्वास न करना अलग विषय। क्या राहुल गांधी फिर अध्यक्ष बन सकते हैं क्या? ये तो कांग्रेस बताए, मैं नहीं बता सकता। ग्रेटर नोएडा में दबंगों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बीच रोड कार सवार दबंग ने कार खड़ी कर छात्रों को बेरहमी से पीटा है। मारपीट करने के बाद छात्रों को जबरन कार में ले जाने का भी प्रयास हुआ। घटना के बाद से इलाके में डर का माहौल है। हालांकि दबंगों की दबंगई का वीडियो वहां पर लगे कैमरे में कैद हो गया, क्योंकि ये पूरा जो वाकया है वो ग्रेटर नोएडा का है। तो नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र का ये पूरा वाकया बताया जा रहा है। बीच सड़क पर छात्रों को बेरहमी से पीटने की यह घटना सामने आई है। तो जिसने भी इस घटना को देखा, डर उसके मन में पैदा हो गया, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि कुछ छात्रों को बीच रोड पर जिस तरह से पीटा और उसके बाद कार में डालकर ले जाने की भी कोशिश की गई। हालांकि ये पूरा वाकया वहाँ पर सीसीटीवी में कैद हो गया कि किस तरह से ये पूरी घटना वहाँ पर दबंगों के द्वारा की गई बीच सड़क पर। तो इस पूरी घटना के बाद पूरे इलाके में लोग डरे हुए हैं। और खबर दिन भर में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।